सेक्शन 23 इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने सेक्शन से 22 से 27, 22 कर चुके हैं, 27 कर चुके हैं, 23 का बेसिक देखा। अब 23 को पूरा डिटेल अभी खत्म कर देंगे, उसके बाद 24 रह जाएगा और 25 26 तो 5 मिनट का काम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पे ये बताता है हमें एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे उसकी बातें बताएगा। सर यहां पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। सिचुएशन बोलो तो पहले समझिएगा। कितने सिचुएशन है, सारे सिचुएशन मैं रफली लिख देता हूं। सिचुएशन नंबर 1, आपका हाउस हो सकता है लेट आउट हो फॉर फुल ईयर। लेट आउट हो फॉर फुल ईयर, तब क्या होगा? मैं हर किसी के नीचे ही करवाता जाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। सर सिचुएशन नंबर 2, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप खुद ही रह रहे हो, तो क्या होगा? तब कैसे कैलकुलेशन होगा? सर हम खुद भी रहेंगे, किराए पे नहीं देंगे, तब भी निकालना है? जी हाँ, तब भी हाउस प्रॉपर्टी हमें निकालना पड़ता है। अब आपका हाउस प्रॉपर्टी जो आपका घर है वेकेंट हो। सर वेकेंट का मतलब आपका खाली हो। पूरे साल आपने सोचा किराएदार आएगा आएगा, लेकिन आए नहीं। लॉकडाउन में पता ही है कई लोगों का साल साल भर पूरा घर खाली रहा है। तो वेकेंट हो, तब कैसे कैलकुलेशन को हम हैंडल करेंगे? ऐसा हो सकता है कि आपका हाउस पॉसिबल है थोड़ा इधर लिखते हैं, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसका मतलब सर, इसका कहने का मतलब क्या है? आपका घर कुछ समय तक आपका किराए पे था और कुछ समय पे आप खुद रह रहे हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक घर ले रखा है, जब कहीं घूमने के लिए आते हैं तो बोलते हैं भैया खाली कर दो, 2 महीने हम रहेंगे फिर चले जाएंगे, फिर दोबारा किराए पे रह लेना। यानी कुछ समय हम रहे और कुछ समय किराएदार पे। तो दोनों कॉन्सेप्ट आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी और लेट आउट वाला भी। लेकिन किस बेसिस पे? आपका टाइम बेसिस पे, 3 महीने 4 महीने इस तरीके से, 8 महीने 8 महीने और फिर 4 महीने, कुछ इस तरीके से होगा। सबके एग्जाम्पल लेंगे, सबका प्रैक्टिकल एक एक क्वेश्चन करके देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि अभी खत्म होगा। सर हो सकता है आपका व्हेन आपका हाउस पार्टली लेट आउट हो और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। सर ऐसा पॉसिबल, ये तो दोनों सेम हो गया। लेकिन सर यहां पे रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऐसा होता है कई बार कि आपका घर है, आपने थोड़ा सा एरिया में आप खुद रह रहे हो,
कुछ एरिया आपने बोला इतने एरिया को किराए पे, जैसे पीजी वगैरह में ज़्यादा होता है। एक स्टूडेंट है, घर है, तो उसने क्या करा, भैया पूरा है 4 कमरे का सेट है उसका, तो बोला 4 कमरे क्या करेंगे, कुछ पैसे ही आ जाएंगे, एक कमरा उसने किसी और को, पूरे साल आप भी रह रहे हो, पूरे साल किराएदार भी रह रहा है, लेकिन आपका घर एक ही है, तो इसका मतलब आपका घर एरिया बेसिस पे किराए पे दिया गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, लेट आउट भी है, लेकिन किस बेसिस पे, एरिया बेसिस पे। यानी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। इन दोनों में सर फर्क है, ये टाइम बेसिस पे है, 5 कमरे हैं तो मैं 2 महीने रहता हूँ 5 कमरे में, और किराएदार 5 कमरे में रहते हैं बाकी के 10 महीने, यहाँ पे ये है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। एक और भी बात है, हम पूरे को इसी चार्ट में कवर कर लेंगे, जिसको विजुअल नहीं है बिल्कुल डेफिनेटली मैं लास्ट में सारा विजुअल करवाऊंगा, एक एक पॉइंट। सर और क्या भी हो सकता है क्या, लास्ट सिचुएशन है। वैसे 2 सिचुएशन है लेकिन एक ही कर लेते हैं पहले। आपके पास मोर देन 2 हाउस हो, यानी आपके पास ढेर सारा घर है, या मोर देन 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। यानी देख लो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सर आप एक से ज्यादा घर नहीं रखना, आपने अगर एक से ज्यादा घर है तो हम वो खाली है, हम मान लेंगे वो किराए पे है, और हमारे रूल के हिसाब से उस पर टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। यानी हर किसी व्यक्ति के लिए एक घर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये डिफरेंट केसेस है सर। कितने केसेस है, चलिए एक बार मैं दिखा दूं आपको कितने केसेस है। अगर हम सारी केसेस को एक बार डिस्प्ले करें, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। 6 डिफरेंट सिचुएशन। अब जिन बच्चों को विजुअल में जब कभी भी दिक्कत हो मुझे बोल सकते हैं, मैं फटाफट से उसको फिर थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूंगा जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, हर किसी को क्लियर दिख रहा है? जो बच्चे लाइव में है, जितने बच्चे भी लाइव में है, सभी को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? कह रहे हैं बच्चे सर लास्ट सेमेस्टर में एमसी नहीं, एमसीक्यू आएगा, इसमें भी आएगा एमसीक्यू, पर पूरा थ्योरी में बता रहा हूं, और उसके अंदर कवर्ड होगा वो सारी चीजें। लास्ट केस देखिए, अभी बच्चे मैंने बोला क्या, सिर्फ आपको ये देखना है आपको दिख रहा है प्रॉपर या नहीं दिख रहा, किसमें क्या होगा नहीं होगा अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, अभी एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उसके सॉल्यूशन नीचे कर करके दिखाता रहूंगा मैं। ठीक है, चलिए सर अब एग्जाम्पल लिखना मैं चालू करता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसके लिए। सर एग्जाम्पल मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, एंड फेयर रेंट 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट मान लो 1,50,000, और एक्चुअल रेंट मैं AR लिख रहा हूं, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट है हमारा 12,000 रुपए पर मंथ। सर म्युनिसिपल टैक्स 30%, 30% ज्यादा हो जाएगा, इतना तो होता भी नहीं है, 10%। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सर एक ही एग्जाम्पल मैं सारे सवाल में लूंगा, उसके नीचे नीचे लिखता जाऊंगा, चिंता नहीं करना है बिल्कुल।
सॉल्यूशन देखिए इसका सर, अगर मेरे पास यहां जगह नहीं होगा, पिछले पेज पे मैंने केस बताया, केस के हिसाब से लेके चलूंगा। ये हमारा सवाल है सर, इसका सॉल्यूशन आंसर देखिए मैं करने जा रहा हूं। इसका आंसर कहां करें, इसके नीचे कर दें, क्योंकि बाद में पीडीएफ तो देना है। चलिए सर, आंसर सिचुएशन क्या है आप एक बार पढ़िए। सिचुएशन कहता है कि आपका घर पूरे साल क्या रहा है, लेट आउट, किराए पे। तो जब किराए पे रहा है तो नॉर्मल जो भी हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे हैं या जो भी एग्जाम्पल हमने किए हैं वो नॉर्मली था हमारा सारा, तो उसी के बेसिस पे करना है। चलिए हर किसी को विजुअल होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हालांकि कंपेयर कर सकते हैं आप, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा डायरेक्टली जीएवी, क्योंकि स्पेस की कमी है और आप अच्छे से जानते हैं आप जीएवी निकाल पाएंगे सीधा। अगर जीएवी नहीं निकाल पा रहे तो मैं साइड में बता देता हूँ, पहले चेक करेंगे, मैंने इसलिए अमाउंट सीधा रखा है। ये आ जाएगा 2 लाख। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से देखेंगे लोअर, तो 1.5 लाख। अब इसका आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि हर महीने का किराया है। तो इन दोनों में से अगेन जब चेक करेंगे तो हायर आएगा, तो जीएवी आ गया 1,44,000। हालांकि मैंने बहुत स्पीड में किया है, तो किसी बच्चे को दिक्कत है, 1,50, 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ये वर्किंग नोट में मैं साइड में कर दूं, कोई बात नहीं, मैं आगे कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ वर्किंग नोट अगर करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ, इसी सवाल के लिए वर्किंग नोट है। सर क्या है हमारा, एमवी 1 लाख, फेयर रेंट 2 लाख, हायर ले लो, फेयर रेंट नंबर 1 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000, लोअर ले लो, ईआर आ गया 1,50। कंपेयर कर लो किससे, ARRR से, दैट इज 12,000, और इनटू में 12 आ जाएगा 1,44,000, जो कि आ गया हमारा इन दोनों में से हायर लेंगे, जो आ गया जीएबी। बताइए जीएबी की हर किसी को समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत? अब सर जीएबी में से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, लेस करिए म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कहता है 10% है, म्युनिसिपल कहता है 10%, तो सर 10% किसका लेंगे, एमवी का, दैट इज 20,000। इसको माइनस करेंगे तो सवाल में आएगा एनएवी, एनएवी क्या आएगा, 1,30,000। मैंने बोला टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाली है, अब माइनस करेंगे 24। अच्छा, मैंने 20 क्यों लिख दिया, अब आएगा 24A। सर सवाल में 24A 30% है, अभी के लिए 30% मान लीजिए, बाकी जब मैं 24 सेक्शन पे आऊंगा तो एक एक सेक्शन जब एक्सप्लेन करूंगा तो बता दूंगा ये 24A क्यों होता है। और वैसे भी लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था 24A होता किस लिए है। 30% किसका, 1,40 का, दैट इज आपका 42,000 रुपये। माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 98,000। तो सर आपका पहले केस का आंसर आ गया। आप देखोगे पहले केस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा करना क्या है, पहले केस में तो बहुत नॉर्मली रहेगा और नॉर्मली सॉल्व भी हो गया। बताइए कोई दिक्कत? केस नंबर 1 समझ में आ गया, सवाल नंबर 2 पे चलें। केस नंबर 2, चलिए सर चलते हैं केस नंबर 2। तो मैं सवाल नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ, केसेस यहाँ बनाए हुए, बाकी पीछे पेज पे चले जाएंगे हम। सवाल नंबर 2, ये आ गया आपके सामने सवाल नंबर 2।
थोड़ा चेंजेस करूंगा, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। केस नंबर आपको समझ में आ जाएगा सर। केस नंबर 1 ये वाला है, 2 जो दिया है वो इसके लिए कर रहा हूं। 2 क्या कहता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या कर रहे हो सर आप? सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो। सवाल पूरा यही आया एग्जाम के अंदर, कुछ चेंजेस नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हमेशा याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब हम रह रहे हैं घर में। जब हम घर में रह रहे हैं तो किराए का सवाल होता ही नहीं है, तो सरकार को किराया देना ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स वाला बोल दे भैया इसका रेंट इतना होना चाहिए, मैंने ठीक है मान लिया। पड़ोसी बोल दे इसका रेंट मान लिया। कोर्ट बोलता है इसका रेंट इतना मान लिया। अब मैं बोल रहा हूं भाई मैं रह रहा हूं, तो तुम सबकी बातें तो झूठी हो गई, क्योंकि इसमें किराएदार तो है ही नहीं, मैं ही ऑनर हूं और मैं ही रह रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ नोट भी लिख देता हूं। डायरेक्ट आंसर आता है सर, डायरेक्ट आंसर ऐसे सिचुएशन में हम स्टार्ट करते हैं एनएवी से। हमेशा ऐसे सिचुएशन में एनएवी आएगा 0। एनएवी हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और कोई कैलकुलेशन यहां नहीं बैठता। अगर मैं इसी को फॉर्मेट में करके दिखा दूं, अगर इसी को फॉर्मेट में करके दिखा दूं 24B इंटरेस्ट वाला, अरे इंटरेस्ट वाला अभी नहीं सिखाया, नहीं बात कर रहे, अभी बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट वाले का कोई कहानी नहीं है, इंटरेस्ट वाले की मैं बात ही नहीं कर रहा, सिखाया ही नहीं है अभी तो। अभी तो 23 चल रहा है, तो 24 का सवाल ना पूछे अभी आप, अभी तो 23 सिखा रहे हैं आपको। चलिए सर, कुछ बच्चों का हो सकता है कॉलेज में इंटरनल हो और इंटरेस्ट वाला टॉपिक सीखना हो, तो उनके मैं डाल दूंगा उसका, जो कि इंटरेस्ट वाला टॉपिक है मैं पहले उसके अंदर डाल दूंगा, करा हुआ रिकॉर्डेड है, आप देख के समझ सकते हो। बाकी मैं यहाँ कराऊंगा ही कराऊंगा, मैं यहाँ तो सर कराऊंगा किसी हालत में। चलिए सर, ऐसे सिचुएशन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस हो तो हमेशा याद रखना आपको सीधा स्टार्ट करना है NAV से। सर आपको फेयर रेंट पता है? सर म्युनिसिपल टैक्स का भी कुछ नहीं होगा, नहीं माइनस किया जाएगा। सर म्युनिसिपल टैक्स क्यों नहीं माइनस करने दिया जा रहा? माइनस करने देते तो हमारा इनकम नेगेटिव आता, हमें फायदा मिलता। कहता है कि म्युनिसिपल टैक्स इसलिए दिया जाता है कि आपके सामने स्ट्रीट लाइट है, आपके सामने पार्क है, आपके सामने गटर बना हुआ है, नाली बना हुआ है, इसकी फैसिलिटी ले रहे हो आप, तभी तो दे रहे हैं आपके। और आपका किराएदार रह रहा है, आप फैसिलिटी ले नहीं रहे, आप पेमेंट कर रहे हो, तो मैंने लगा चलो माइनस कर दो। अब आप रह रहे हो, फैसिलिटी भी ले रहे हो, तो आप जो फैसिलिटी ले रहे हो उसी का पेमेंट कर रहे हो, तो किस बात का माइनस? जब आप कोई सामान खरीदते हो और सामान ले लिया आपने और पेमेंट कर दिया, तो आपको तो सामान मिल ही गया। तो अगर आप जहां पे रह रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वहां पे आप स्ट्रीट लाइट यूज कर रहे हो, आप वहां के पार्क को यूज कर रहे हो, तो बेनिफिट तो ले ही रहे हो। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला भैया म्युनिसिपल टैक्स हम नहीं देंगे माइनस करने, तो यहां जीएबी जो है सीधा नील या 0, जो इच्छा है लिखिए, लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? 24A, वो भी पता है आपको क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? 24B इंटरेस्ट। कुछ बच्चा पूछ रहा था तो उनके तसल्ली के लिए, ये अभी सिखाया नहीं है तो रहने दीजिए अभी। तो इसका आंसर आ गया हमारा नील। तो देखिए केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सवाल मैंने एक ही रखा, लेकिन आंसर क्या हुआ दोनों केस के अंदर डिफरेंट और बदल गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोनों केस में जितना पूछा जाए उसमें प्रॉब्लम बताइएगा सिर्फ। फिर हम तीसरे में आ जाएंगे, वेकेंट हो। एक और केस रह गया पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट वाला, एक और केस रह गया, वो भी डाल दूंगा। मैं यही लिख देता हूं, 6 पे तो वो है, एक और डाल दें यहां पे, इसी के साइड में डाल देते हैं, पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट। कोई बात नहीं, करवाएंगे, करवाना तो सारा ही केस है मुझे आज। ठीक है सर, इसको नंबर 4 देने जा रहे हैं और इसको नंबर 5 दे दिया, इसको 6, इसको 7। एक और केस है, हालांकि वो तो बाद में देख लेंगे। सेकंड में जीएबी कहाँ है? जीएबी यूएबी सब खत्म,
सीधा जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है स्टार्ट ही एनएवी से करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं, वर्किंग नोट। भैया आपको पता चल गया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सीधा एनएवी नील लिखो और स्टार्ट करो, बात खत्म। नोट भी नहीं देना, वो पता है एग्जामिनर को। अभी कमेंट वाले हैंड रेस का जवाब मैं नहीं दूंगा, जितने बच्चे हैं सभी जो भी है चैट में पूछिए। क्लियर? चलिए अब केस नंबर 3 पे आते हैं, वेकेंट की बात करते हैं। केस नंबर 3 वेकेंट, इसके लिए नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर लेता हूं। जैसे ही ये सारे सिचुएशन खत्म, 80% चैप्टर खत्म। हाउस प्रॉपर्टी, क्या था हमारा सिचुएशन? वेकेंट फॉर फुल ईयर, ठीक है। वेकेंट फॉर फुल ईयर। सर केस नंबर 4, 4 नहीं 3, केस नंबर 3, ठीक है। चलिए सवाल लिख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, नील, नील। एम्प्टी 10%। सर ये एक सवाल है जिसका आंसर, अब देखिए वेकेंट का मतलब क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, वेकेंट का मतलब क्या होता है। वेकेंट का मतलब है कोई किरायादार, कोई भी टेनेंट उसमें नहीं रहा। लेकिन हम लोग वेकेंट के अंदर ना एक फायदा उठा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कहता है, एक फायदा किस तरीके से, मान लेते हैं आपका घर है और जो घर है वो वेकेंट है, और एक साथ में आपका जहां मेन घर है यहाँ पे आप खुद रहते हो, और साथ वाला मकान भी आपका ही है, हाउस। इसको किराए पे देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किराए पे देना चाहते हो, कोई किराएदार आ नहीं रहा तो नहीं दे पाए। आप क्या करते हो भैया, यहाँ पे अभी किराएदार आएगा तब देखेंगे, आप यहाँ पे जाके आराम कर रहे हो, आप यहाँ पे जाके स्टडी कर रहे हो, आप यहाँ पे जाके रात में मान लो कि बोलते हैं कि चलो रात में साथ वाला घर है, जाके सो जाते हैं, तो इसे वेकेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। वेकेंट का मतलब भैया घर के अंदर ताला बंद होना चाहिए, आप उसमें अपना पर्सनल एक्टिविटी कोई भी नहीं करोगे, और ये प्रूफ करना जिम्मेदारी आपकी है कि आपके घर में ताला बंद था। अगर आप ये प्रूफ करने में नाकामयाब हो जाते हो कि ताला बंद था या नहीं था, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा। तो वेकेंट का मतलब पूरा खाली, यानी आपका घर क्या होना चाहिए वेकेंट के केस में, वेकेंट के केस में घर आपका लॉक होना चाहिए सर, रूल तो यही कहता है। तो वैकेंसी के केस में अगेन सवाल का आंसर देखिए, हम स्टार्ट करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। सर म्युनिसिपल वैल्यू, फिर लिखेंगे फेयर रेंट, दैट इज, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड। अब देखो फेयर रेंट 1 लिखना मैं छोड़ रहा हूं, तो इन दोनों में से क्या होगा, हायर। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारा, आपको सीधा ईआर पे लेके आ रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड रेंट। तो इन दोनों में से मन में कैलकुलेट करोगे हायर, और इन दोनों में से लोअर, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया, 1.5 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया सर, 1.5 लाख। एक्चुअल रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट 0।
तो ऐसे सिचुएशन में अब आएगा जीएवी। सर जीएवी क्या आएगा? लॉ कहता है इन दोनों में से क्या हो, हायर। लेकिन आपने बोला सर हायर कैसे ले सकते हो, हमारा घर तो ताला बंद था, कोई रह ही नहीं रहा था इसमें तो, और आपने प्रूफ भी कर दिया। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या ले लोगे आप, लोअर, यानी आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। पहले यहां देखिए, सर म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया माइनस कर सकते हो, अलाउड, क्योंकि आपने बेनिफिट ही नहीं उठाया वहां का। तो यहां पे आपका म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करना अलाउड है सर, म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करना अलाउड है। तो अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स हुआ तो हम माइनस करेंगे, अदरवाइज लेस एमटी। मान लेते हैं कि एमटी 10% है, दैट इज 10,000, और यहां पे आ जाएगा 10,000 माइनस का एनएवी। बहुत रेयर केस होता है जब आपका घर पूरे साल खाली पे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पूरे साल किराएदार ना मिले। लेकिन जब अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आपका इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। यहां पे म्युनिसिपल टैक्स क्या है, अलाउड है। बच्चों का कहना है सर मैरिज हॉल वगैरह तो साल में कुछ दिन के लिए वेकेंट रहते हैं, वो देखो हाउस प्रॉपर्टी का मैंने कहा एक और अगला केस आएगा ना, चौथा, पार्टली वेकेंट और पार्टली आपका लेट आउट, कुछ दिनों तक खाली और कुछ दिनों तक, एक दिन भी इवन दो लेट आउट हो गया। ये बात भी ध्यान रखना, ये वाला केस है पूरा ताला बंद है, तब एक दिन भी किराएदार आए और फिर चले गए तो आप ये मत मान लेना ये वेकेंट वाला केस है, ठीक है। चलिए सर अगले केस पे आ जाते हैं। केस नंबर 4। सर क्या था केस नंबर 4? पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। सर पार्टली लेट आउट और पार्टली वेकेंट, चलिए एग्जाम्पल। सर फटाफट से हम केस करेंगे तो एग्जाम्पल इसी को उठा लेते हैं, बस थोड़ा बदलाव करने वाले हैं। सर क्या चेंज करेंगे? चेंज ये करूँगा, जो एक्चुअल रेंट है वो बदल जाएगा, एक्चुअल रेंट 12,000 पर मंथ, हाउस लेट आउट फॉर 5 ईयर, 5 ईयर कह रहा हूँ, 5 मंथ, एंड रिमेनिंग वेकेंट। समझिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस सवाल में एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ी सी आपको टफ बना सकता है यहाँ पे सवाल, ठीक है। यानी सवाल है थोड़े सा लेट आउट और थोड़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको मैं दो केसेस में बना के कराऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मैं इस साइड करता हूं क्योंकि जरूरत यहीं पे करने की है। सर म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, सर फेयर रेंट 2 लाख, सर स्टैंडर्ड रेंट 1.5 लाख। नाउ इजीली कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रेंट,
1.5 लाख। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, कितना? 1.5 लाख। सबको समझ में आ रहा है? हायर लोअर मन में कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब एक्चुअल रेंट, रिसीव एंड रिसीवेबल। सर यहाँ पे तो होगा, कहता है हमारा घर 5 महीने तक किराए पे रहा और बाकी के महीने खाली था और 12,000 रुपये किराया है। सर 12,000 इंटू में 5 कितने हो गए? 60,000। अब सवाल आता है सर क्या लें, लोअर ले या फिर हायर ले? अब अगेन मैं वेकेंट की बात कर रहा हूं। वेकेंट का मतलब 5 महीने तो किराए पे था, बाकी के 7 महीने। वेकेंट का मतलब क्या है सर? बाकी का रिमेनिंग जो 7 मंथ है, रिमेनिंग 7 मंथ खाली का मतलब व्हाट? वहां पे लॉक लगा होना चाहिए। मैं उसके लिए ये केस कर रहा हूं। वहां पे क्या लगा हुआ है? लॉक, ताला लगा हुआ है, कोई नहीं रह रहा, कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, हुआ ये। अब गवर्नमेंट कहेगा कि भैया हम रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे? कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। रूल ये लगाया जाएगा, हम आपके रेंट मान के अजम्पशन लेते हैं कि आप 12 महीने तक अगर आप किराए पे दे रहे थे, 12 महीने तक, तो आपका होता कितना? तो मैं बोलता उनको, सर अगर मैं 12 महीने तक देता तो होता आपका 1 लाख। लेकिन गवर्नमेंट कहता है तो अब भी मेरा ज्यादा है, अब भी मेरा ही ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक्सपेक्टेड रेंट आपका गवर्नमेंट का रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा बन रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में, यानी आपका रेंट जो है वो गवर्नमेंट रूल से कम जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम इन दोनों में से लेंगे हायर। इन दोनों में से क्या लेंगे हम? हायर। यानी सर यहां पे जो जीएवी बनेगा, मैं बोल रहा हूं इसको दो केस बना के कराऊंगा, जीएवी बनेगा वो बनेगा 1,50,000 माइनस एमटी कर देंगे। अब एमटी 10%, दैट इज 10,000। अब आ गया हमारा 1,40। थोड़ा फॉर्मेटिंग मेरी बिगड़ जरूर रही है यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस। 140, ये आ गया हमारा एन, मैं एनएवी कह लूँ, एनएवी तक ही निकाल के छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा नहीं है कि आगे कहाँ तक करना है। लीजिए, तो मैंने एनएवी निकाल के छोड़ दिया। बाकी तो आपको पता ही 24 ए देंगे हम कितने परसेंट? 30%, उसकी कोई ज़्यादा नहीं। पहला केस समझ में आया? दूसरा केस जब तक नहीं करूंगा और जब तक नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। सर दूसरा केस का मतलब, सपोज करो ये जो रेंट होता ना, ये जो रेंट होता, वो रेंट होता 20,000 रुपए महीने का। 20,000 रुपए महीने का रेंट होता सर, तब क्या होता? सॉल्यूशन में यहां कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। सर तो क्या होता? मैं सीधा उठाऊंगा किससे? कंफ्यूजन होगी हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट आपका तब भी वही रहेगा। सर एक्सपेक्टेड रेंट कितना रहने वाला था? 1,50,000। और सर एक्सपेक्टेड रेंट के बाद अगर बात करें हम एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट तो तब भी रहेगा सर। आपने बोला 20,000 और 5 महीने के लिए है तो कितना आने वाला है? 1 लाख। अब मुद्दे की बात है सर, हायर लें लोअर? अब गवर्नमेंट बोलेगा भैया मेरे हिसाब से बनता है पूरे साल का 1.5 लाख। अब हम चेक करेंगे कि तुम्हारा रेंट पूरे साल का कितना बन रहा है। अब इसका रेंट पूरे साल का बन रहा है कितना? 2,40,000। यानी हमारे रूल से तो तुम ज्यादा ठीक ठाक ले रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप झूठ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब लोअर ले लेंगे और यहां पे जीएबी निकल के आएगा आपका सर 1 लाख। और मैंने अगेन कहा यहां पे आपका घर खाली है, ये आपको प्रूफ करना है। रूल नंबर 4 लग जाता है यहां पे कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। और एसेसिंग, देखो यहाँ पे एक होता है अनरियलाइज रेंट, उस पर भी रूल नंबर 4 लगता है। यहाँ पे आपने सारी बातें समझा दी और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि भैया ये जेन्युइन है, तो वो लोअर लेके चलो ठीक है। अगर उसको लगता है कि आप गलत बोल रहे हो अब भी, तो वो हायर लेके ही यहाँ पे टैक्स निकालेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब भी सवाल देखे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आपके किताब में, तो वहां पे उस सिचुएशन को ऐसे कंपेयर किया जाता है। जब पार्टली वेकेंट होगा तो कैसे कंपेयर करोगे? आपका एक पार्ट आ गया, उसके बाद आपको देखना है सर टोटल कितना बन रहा है, उसके हिसाब से हायर या फिर लोअर ले लोगे। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? लोअर। और माइनस कर दीजिए आप क्या?
म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस करना है सर? 10%, दैट इज 10,000, और आपका एनएवी आ जाएगा 90,000। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ इसको। 90,000 आ गया, और ये आ गया एनएवी। ध्यान दीजिएगा, काफी गलती करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल मैं दिखा भी दूंगा और कर भी लेंगे, पहले आप समझिए। यानी सर हमारा रेंट सरकार के रेंट से कम बन रहा होगा तो हायर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा वैकेंसी में। हमारा रेंट सरकार के रेंट से ज्यादा बन रहा होगा तो कौन से वाला आ जाएगा? लोअर वाला आ जाएगा। वो हमें एक अजम्पशन लेके कैलकुलेशन करना होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? तो सर कितने पॉइंट कर लिए हमने? हमने अगर देखा जाए, यही तो था हमारा, 4 पॉइंट हो चुका है। पांचवा है पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वाला करते हैं। सिचुएशन नंबर यानी केस नंबर कौन सा? 5 ही है ना? 4 था ना यहाँ पे, 5। हाँ। when house property partly let out and partly self occupied on the basis of time, on the basis of time। चलिए सर एग्जाम्पल ले लेते हैं। टाइम का मतलब क्या है देख लेते हैं। फेयर रेंट 1 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000, एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स 25,000, आउट ऑफ विच out of which 10,000 पेड। सिर्फ हमने 10,000 पेड किया है। लाइन प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर 8 month, 8 month and remaining self occupied। सर रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये हमारा पूरा सवाल। इसको भी 2 केसेस बना के करेंगे। मैं अभी थोड़ी मेहनत जरूर कर रहा हूं, लेकिन जब सारा खत्म हो जाएगा तो एक बार में ही समझो चैप्टर का सारा पार्ट खत्म, क्योंकि यहीं पे जो पार्ट है उसके बाद तो हायर लोअर कैलकुलेशन का पार्ट रह जाता है, हम सीधा क्वेश्चन पाएंगे, इतने प्रोविजन है नहीं इसमें। चलिए सर आंसर, आंसर की बात कर रहे हैं, इसको भी 2 पार्ट में कर लेंगे। पहली बात, अब यहां पे देखो कहता है कि मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रहूंगा, मैं खुद रहूंगा और मैं रेंट पे भी दूंगा, दोनों बातें कह रहा है वो। तो रेंट की बात करें तो रेंट पे कितना टाइम है सर? रेंट पे मैंने कह दिया कि लेट आउट फॉर 8 महीने, और खुद कितने महीने रहेगा?
तो देखा जाए आपका यहाँ पे तो कुछ टाइम हम रह रहे हैं, कुछ टाइम वो रह रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ भी रेशो में डिवाइड नहीं होगा। यानी कहीं सोचो कि 4 महीने का अलग निकाल लेते हैं और 8 महीने का अलग निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे सिचुएशन में हमारा कैलकुलेशन होगा नॉर्मल मैनर। तो नोट कैलकुलेशन एज नॉर्मल मैनर। सर कैलकुलेशन एज नॉर्मल मैनर, नथिंग कुड बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे। सर क्या चीज है यहाँ पे सर? सर सबसे पहले हम लेंगे क्या? मैं म्युनिसिपल वैल्यू। सर 2 लाख, 2 लाख है ना। फेयर रेंट 1 लाख, हायर ले लेंगे स्टैंडर्ड रेंट 31। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट कौन बताएगा? 31 आ गया सर एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है सर? 20,000 इनटू में कितने महीने? 8 महीने रह रहा है ना, तो 8 से लिखेंगे 160। अब बताइए क्या होना चाहिए? रूल गवर्नमेंट क्या कहने वाला है? गवर्नमेंट कहता है, मेरा रूल कहता है 1,30,000, लेकिन आप बोल रहे हो 1,60,000, तो हम आपकी बात को मानेंगे और यहां पे आपको 160 जीएवी ले लेंगे, माइनस कर देंगे सर एमटी। और एमटी कितना है सर? एमटी है हमारा यहाँ पे 25,000, जिसमें से 10,000 पेड है। तो बताओ कितना माइनस करें? जितना पेमेंट है सिर्फ वही माइनस करेंगे, दैट इज सर 10,000। ये आ गया 1,50,000 एनएवी। पहला केस देखिए, यानी कुछ भी 3 महीने, 8 महीने और 4 महीने में कोई काम नहीं है, सारा नॉर्मल मैनर से होगा। 8 महीने 4 महीने का कोई सवाल ही नहीं है और कोई काम भी नहीं है, सब नॉर्मल मैनर। सवाल में थोड़ा एडिंग करूंगा मैं, पहले यहां तक किसी को दिक्कत? सवाल में एडिंग करूंगा, सपोज करो ये होता 4 महीने और हम रहते 8 महीने, ऐसा हो सकता था ना। तो अब इसी के साथ कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा हम। मैंने यहीं पे कर दिया कि इसका कलर चेंज कर देना। ओह, ओहो। तो सर दूसरा केस के लिए मैंने इस साइड लेके चल रहा हूं मैं, तो मैं सीधा आ जाता हूं ईआर पे। ये तो 2 लाख ही रहेगा, 1 लाख रहेगा, 130 रहेगा, ईआर 130 रहेगा। सर अब रेंट कितना आ जाएगा अगर 4 महीने देता है तो? 80। कितने आ गए? 80,000। अब रूल के अकॉर्डिंग देखो तो आप, मैंने कहा था वैकेंसी का केस होगा तब आपको अलाउड लोअर किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो आप रह रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहता है कि आप रह रहे हो, हमें पता नहीं आप कितने दिन रह रहे हो, तो यहाँ पे हायर लिया जाएगा और जीए भी माना जाएगा आपका सर। कई जगह पे गवर्नमेंट का ये ऐसा रूल है ना जिसको बोलते हैं कि सही भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा रूल इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उसका फायदा उठा ना पाए, सिंपल सी बात है, बस इसलिए। तो सवाल में जैसे सिचुएशन दिखे तो आपको सिंपली वैसे फॉलो करना है। तो सर ये था हमारा केस नंबर 5। अब चलते हैं हम केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है? टाइम बेसिस पे, एरिया बेसिस पे। केस नंबर कौन सा है? 6, 5, हाँ 6 है ना। व्हेन हाउस प्रॉपर्टी,
let out and partly on the basis area सर जब ऐसा सिचुएशन हो ना तो ईच आइटम या ईच इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया रेशो, टाइम वाले में डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं था, लेकिन एरिया वाले में लॉ ने कहा कि हर चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एरिया के रेशो में। सवाल देख लेते हैं, कहता है, और ये वाला सवाल ना ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एमवी 12 लाख, एफआर 15 लाख, एसआर 16 लाख, एक्चुअल रेंट 1,20,000 पर मंथ, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स 20%। आगे जो मैं लाइन कह रहा हूं वो ध्यान से देखना। हाउस प्रॉपर्टी 60% एरिया let out and 40% area self occupied। यानी आपको एरिया बता दिया, 60% भैया मैंने किराए पे दे दिया, 40% पे हम खुद रह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर कैसे निकलेगा? ईच आइटम डिवाइड हो जाएगा उसके एरिया के बेसिस पे। तो चलिए सर, अब इसके अंदर दो यूनिट हो गए, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कह सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे आंसर आएगा फटाफट देख लीजिए। सर मैं यहाँ फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं लिख रहा क्योंकि एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। चलिए, म्युनिसिपल वैल्यू 12 लाख, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट सर 15 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 16 लाख। अब एक चीज, एक मिनट, हमें इसको एरिया में बांटना था ना। अब आप कुछ भी ले लीजिए, यहां मैंने ले लिया 40% और यहां ले लिया मैंने, ये आ गया लेट आउट वाला एरिया, ये आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एरिया, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 12 लाख है। सर 12 लाख को 60 और 40 में बांटोगे, फटाफट बांट के बताइए 12 लाख को 60 और 40 में कितना होता है? तो 12 40 में कितना आएंगे? 480 और 720। एफआर को भी ऐसे ही बांटोगे, एफआर को बांटोगे, एफआर कितना है? 15 लाख, तो 6 लाख और 9 लाख। सर रेशो में बांटा जा रहा है। एसआर को भी बांटोगे, एसआर 16 लाख है, तो 640 और 9,60,000। सर इसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता,
एक्सपेक्टेड रेंट का यहाँ सवाल ही नहीं होता। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, सब में से हायर और फिर लोअर, दैट इज एक्चुअल रेंट आएगा सर। एक्चुअल रेंट का यहाँ सवाल ही नहीं होता। एक्चुअल रेंट यहाँ पे आएगा। देखो एक्सपेक्टेड रेंट आप यहाँ निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता, मैं बताना चाहूंगा अभी। यहाँ पे क्या है सर, कहता है कि सर हमने किराए पे दे दिया कितने रुपए, 1,20,000 रुपए के महीने पे। तो मैं दूसरे का निकाल रहा हूँ, 1,20,000 गुणा में 12, तो 14,40,000। अब आ जाएगा हमारा सीधा जीएबी। सर जीएबी इसका 0 रहेगा और इसका आ जाएगा 1,00,000। यानी सर हमने इसका रेशो तो बांट लिया है। अगर हम इसका रेशो ना भी बांटे तो क्या हम डायरेक्ट जीएबी या एनएबी 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें लग जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कॉन्सेप्ट, इसमें लग जाएगा लेट आउट वाला कॉन्सेप्ट, यानी दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर मर्ज हो गए। ठीक है, तो चलिए सर, लेस म्युनिसिपल टैक्स, अब जवाब दीजिए। म्युनिसिपल टैक्स कहता है 20% है, तो क्या यहां म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा? क्या इसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा? बिल्कुल होगा। 20% कितना होगा? 72, यानी 1,44,000। यही होगा क्या? 7, 140 और 2, 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा एनएवी। ये तो 0 आ गया एनएवी, माइनस कर दीजिए इसमें से, क्या आता है? 14,40,000 है, ये 1 0 कम लिखा है। 14,40,000 माइनस 1,44,000 कितने आ रहे? 12,96,000। सर ये केस नंबर 6 भी हमारा होता है यहाँ पे खत्म। देखिए कोई डाउट? अगले केस पे चले, देखिए फटाफट। सर केस 5 में एमटी लेस क्यों नहीं हुआ? ऑनर सर्विस एंजॉय करेगा। केस नंबर 5 में एमटी लेस क्यों नहीं हुआ? करा तो है। नॉर्मल मैनर होगा, ऑनर तो कर रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्मल मैनर से एमटी अलाउड है यहाँ पे। अगला केस, लास्ट केस। सर लास्ट केस क्या है? यहां तक पहले डाउट देख लो आप एक बार। केस नंबर 6 में 240 नहीं होगा, 20%। अब देखो बच्चों का डाउट आ रहा है, सर केस नंबर 6 में तो 20% होगा ना? बिल्कुल डेफिनेटली 240 होगा 20%, बट ईच एंड एवरीथिंग 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बाकी का पार्ट ये हो जाएगा। तो सर आप 240 को भी तो 2 पार्ट में तोड़ दोगे, किसमें? 60% में। और तो 60% वाला इधर चला गया, 40% ये चला गया। एक बार सारा केस रिवाइज करा दे फटाफट। इन सभी को आराम से एकदम नोट करना है आपने।